हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का गेट एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं आरआरबी जेई 2024 डेटा सफिशिएंसी के पोर्शन पे। जी हाँ, 2024 को टारगेट करते हुए डेटा सफिशिएंसी की पहली क्लास आज हम लोग यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। डियर, सबसे पहले बाय गेट एकेडमी कोर्स CBT 1 CBT 2 ओनली इन 777, यानी हाँ 777 में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलेगा जो कि बेसिक टू हाई लेवल होगा। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा डियर, आपको एक चीज समझनी है कि ये जो पूरा कोर्स है ये आपको 777 में क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए टोटल वैकेंसीज आपकी सबसे पहले 7,900 है। एंड गेट एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अच्छे एजुकेशन के साथ, अच्छे एजुकेटर्स के साथ एंड बहुत लेवल अप क्वेश्चंस के साथ आपको यहाँ पे कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करा रहा है। एंड अगर आप चाहते हैं कि सर हमें CBT 1 एंड 2 नहीं चाहिए, हमें केवल CBT 1 के लिए तैयारी करनी है, यस डेफिनेटली यू कैन डू दिस माय डियर। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, अगर आप केवल CBT 1 के लिए टारगेट करने हैं तो आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको पे करना होगा CBT 1 के लिए। जी हाँ, CBT 1 के लिए आपको क्या पे करना होगा? ओनली CBT 1 पेपर के लिए आपको 499 पे करना होगा और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे जाके। सबसे पहले बता दूं 30 जुलाई को एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी एंड अभी 29 तारीख तक आपके पास टाइम है, तो आप इसको अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। टोटल मैंने बताया फीस इतनी थी, और अगर आप CBT 1 लेना चाहते हैं तो 499 में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। तो बिना देरी किए कोर्स ले लीजिए, क्योंकि इसका एडवांटेज आपको मिलेगा आगे तक। चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास की, दैट इज डेटा सफिशिएंसी। माय डियर, डेटा सफिशिएंसी होता क्या है? डेटा सफिशिएंसी यानी जैसे ही आपको पता पड़ रहा है डेटा सफिशिएंसी, क्या डेटा सफिशिएंट है? आपसे यही तो पूछा जा रहा है, इज डेटा सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यानी अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन दिया है एंड उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जो डेटा गिवन है, क्या वो सफिशिएंट है कि उससे आप उसका आंसर निकल पाए? बताता हूं क्या होता है डियर। सबसे पहले आपको देखिए, आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा। अब ये जो क्वेश्चन होता है आपका डेटा सफिशिएंसी का, ये आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग किसी भी टॉपिक पे बेस्ड हो सकता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग अपना पेन मूव करके देखते हैं कि पेन बड़ा स्मूथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। यस, पेन ठीक है, ऑल फाइन, ओके। चलो, तो यहां पर आपको क्वेश्चन गिवन होगा। क्वेश्चन गिवन होने के बाद आपको स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट 1, एंड आपको दिया होगा स्टेटमेंट 2। अब कभी कभी स्टेटमेंट 3 भी दिया हो सकता है, बट अगर हम 2 की बात करें तो जब 2 दिया होगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये जो क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए डेटा 1 और डेटा 2 क्या सफिशिएंट है? तो माय डियर, इफ स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट, यानी कहने का मतलब है अगर आपका स्टेटमेंट 1 से आंसर आए बट आपका स्टेटमेंट 2 से आंसर ना आए, तो आप क्या आंसर करोगे? 1, यानी मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं। मान लीजिए आपके दो स्टेटमेंट है, आपके दो स्टेटमेंट गिवन है, आपका पहले से आंसर आया, दूसरे से आंसर नहीं आया, तो आप क्या टिक करोगे? 1, जो कि यहां पर दिया है। अगर आपका पहले से आंसर नहीं आया, दूसरे से आंसर आ गया, तो आप क्या करोगे? आपका आंसर क्या होगा? 2, यानी सेकेंड। इफ स्टेटमेंट 2 alone are sufficient to answer the question। अब कह रहा है इफ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब इसका मतलब समझिएगा, मान लीजिए आपका स्टेटमेंट 1 है, इससे भी आंसर नहीं आया, और आपका 2 है, इससे भी आंसर नहीं आया, आपने दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाकर आपका आंसर आ गया, तो आप आंसर करोगे 3। ठीक है, अब कह रहा है इफ आइदर स्टेटमेंट 1 और 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब इसको समझिए ये है क्या, सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया आपका। देखिए अगर आपका स्टेटमेंट 1 से भी आंसर आ जाता है, 2 से भी आंसर आ जाता है, यानी 1 से आंसर आ गया, 2 से भी आंसर आ गया, तो आपको होता है स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, है ना? नहीं, यहां पर है स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसका मतलब समझ लो, जब आपका 1 से भी आंसर आ जाए, 2 से भी आंसर आ जाए, तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे 4, यानी आप इस क्वेश्चन का आंसर या तो 1 से कर सकते हैं या 2 से कर सकते हैं। अब आप 3 कब करते हो, आप इसको अब समझो।
क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें बच्चों को, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, फर्स्ट से आंसर आया, सेकंड से नहीं आया, तो स्टेटमेंट 1 alone आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट से आंसर नहीं आया, सेकंड से आ गया, स्टेटमेंट 2 alone आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आपका फर्स्ट से भी आ गया, सेकंड से भी आ गया, तो अब आपका आइदर और होगा, यानी आप इस क्वेश्चन का आंसर या तो स्टेटमेंट 1 से कर सकते हो और या फिर 2 से कर सकते हो, तो आइदर और यहां पर ऐसे लगेगा। अब मान लीजिए आपका फर्स्ट से भी आंसर नहीं आया, सेकंड से भी आंसर नहीं आया, दोनों को मिलाया तब जाके आपका आंसर आया, तो आप आंसर करोगे 3, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। और मान लीजिए आपका फर्स्ट से भी आंसर नहीं आया, सेकंड से भी आंसर नहीं आया, आपने दोनों को मिलाया फिर भी आंसर नहीं आया, तो आपका आंसर हो जाएगा 5, यानी दोनों को मिलाकर भी हम आंसर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जब दोनों को मिलाकर आंसर करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, यानी अगर आप देखिए दोनों को मिलाकर तो आंसर होगा थर्ड, यानी बोथ वाला, टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी दोनों को मिलाकर ही हम लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो माय डियर आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एंड ये जो पहला क्वेश्चन है बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट, आपको यही दिया है कि 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड आपको कुछ 4 कंक्लूजन दिए गए हैं। आपको उन कंक्लूजन के बेसिस पे आपको बताना है कि भाई आपका आंसर क्या होगा। कंक्लूजन क्या है मैं आपको बता दूं, कंक्लूजन यानी ऑप्शंस दिए हैं, आपको इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है आपका आंसर क्या होगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपको करके बताऊंगा और आप लोग प्लीज ध्यान से देखेंगे। डियर यहां पर कह रहा है हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, आपसे जे का रिलेशन पूछा, जे पी से कैसे रिलेटेड है, कुछ भी रिलेशन आ जाए आंसर मिल जाएगा। तो हम पहले स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 को देखने से पहले हम कुछ रिलेशंस क्लियर करते हैं डियर। अगर हम किसी मेल कैंडिडेट को लेंगे तो हम एक बॉक्स के अंदर लेंगे, अगर हम किसी फीमेल कैंडिडेट को लेंगे तो हम एक सर्कल के अंदर लेंगे, अगर हम दो लोगों के बीच हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन लेंगे, ठीक है, तो हम लोग एक डॉट लगाएंगे, और अगर दो लोगों के बीच ब्रदर्स का सिस्टर्स का या ब्रदर एंड सिस्टर का लेंगे, ब्रदर प्लस सिस्टर, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब यही रिलेशन हमारे काम आएंगे आगे। एम इज ब्रदर ऑफ पी, यानी एम कौन है, ब्रदर है पी का, तो हमने क्या किया, एम इज ब्रदर, ब्रदर है यानी मेल है, ब्रदर ऑफ पी, मैंने पी यहां ले लिया। टी इज सिस्टर ऑफ पी, यानी टी जो है वो पी की सिस्टर है, टी इज सिस्टर ऑफ पी। तो देखिए क्या पहले स्टेटमेंट से आप ये बता पाओगे जे पी से कैसे रिलेटेड है। पहले स्टेटमेंट में कहीं भी जे का जिक्र किया ही नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते, तो हमारे पहले स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं आ रहा। क्लियर है। अब कह रहे पीज मदर इज मैरिड टू जेज हस्बैंड, इसका मतलब समझिएगा, जो पी की मदर है, पी की मदर ऊपर जाएगी, ये मदर है पी की मदर मैरिड टू जेज हस्बैंड, यानी उसकी शादी किससे हुई है, जे के हस्बैंड से, तो जे का हस्बैंड कौन होगा, यानी इसकी जिससे शादी हुई है वो ये है, ये व्यक्ति, और ये जे का हस्बैंड है, तो जे कौन है, जे खुद ही तो है। पीज मदर मैरिड टू जेज हस्बैंड, तो जे का हस्बैंड यही तो हुआ। अब देखिए जेज हस्बैंड, अब इसके बारे में बात हो रही है, हु हैज अ सन और 2 डॉटर्स, यानी जिसके एक बेटी और 2 बेटियां हैं, तो जिसके एक बेटी है और 2 बेटियां हैं, तो यानी एक बेटी सॉरी हैज 1 सन एंड 2 डॉटर। तो अभी देखिए ना यहाँ पी का क्लियर हो रहा है ना किसी का क्लियर हो रहा है, यानी पीज मदर इज मैरिड टू जेज हस्बैंड हु हैज 1 सन एंड 2 डॉटर्स, आपको ये नहीं पता कौन है वो, तो देखिए ये भी हो सकता है एक ये, तो यहां पर इन तीनों में भाई बहन का रिलेशन होगा, ठीक है, और इसमें से एक सन होगा प्लस 2 डॉटर्स होंगी, यानी एक ब्रदर 2 सिस्टर। अब पूछा क्या है, नाइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा आंसर क्या पहले से आया या सेकंड से। देखिए पहले से तो आंसर नहीं आया, दूसरे पे जब हम आए तो हमसे पूछा गया जे रिलेटेड टू पी, जे पी का क्या है, तो जे पी की मदर है, क्लियर दिख रहा है, जे पी की मदर है, सेकंड से आंसर आ गया। और जब सेकंड से आंसर आ गया तो याद रखिएगा आपको कभी भी डेटा मर्ज करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है, इससे आंसर नहीं आया, दूसरे से आंसर नहीं आया, आप तभी मर्ज करोगे, बट अगर आपका पहले से आंसर आ गया दूसरे से नहीं आया तो फर्स्ट सफिशिएंट, अगर आपका पहले से नहीं आया दूसरे से आ गया तो सेकंड सफिशिएंट, तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है, आइदर नहीं होगा, हमारा आंसर आइदर बिल्कुल नहीं होगा, हमारा होगा स्टेटमेंट सेकंड, अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो देखिए ये कहां लिखा है,
Statement 2 alone are sufficient to answer the question while 1 is not sufficient to answer the question, so the correct answer is third. इस बात को देखिएगा बेटा, है ना, एलोन सब मतलब यहां लिखा है सेकंड एलोन इज सफिशिएंट व्हाइल वन एलोन आर नॉट सफिशिएंट इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी फर्स्ट से आंसर नहीं आएगा सेकंड से आएगा। जी हाँ, हमारा करेक्ट हो गया। तो चलिए एक काम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते समय हम लोग एक पोल ले लेते हैं। अब ये जो पोल है डियर, ये 1 मिनट का है, टाइमिंग शुरू हो गया है एंड ये जो टाइमिंग है विद इन द टाइम आपको आंसर करना होगा हर एक क्वेश्चन का। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर प्लीज फोकस होके आंसर कीजिएगा। पूरा फोकस आपका होना चाहिए यहाँ क्वेश्चंस पे। लास्ट 22 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप होने वाला है, जल्दी से देखिए इसको, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हाउ इज m रिलेटेड टू n? चलो टाइम अप, समझते हैं इसको। कह रहा है हाउ इज m रिलेटेड टू n। पहले देखें, n's सिस्टर f हैज मैरिड टू h ब्रदर g। पहला स्टेटमेंट, n सिस्टर f यानी n की सिस्टर f है, n की सिस्टर f है, हैज मैरिड, इसकी शादी किससे हुई है, हैज मैरिड h ब्रदर यानी h के ब्रदर g से, h के ब्रदर g से। तो अब आप देखिए n की जो n सिस्टर, n की सिस्टर ये है, इसकी शादी किससे हुई है, हैज मैरिड टू h ब्रदर यानी h के ब्रदर g से। ठीक है, अब यहां पर कह रहे हैं m इज द ओनली डॉटर ऑफ g एंड f। देखिए पहले से आपका m का पूछा, m रिलेटेड टू n, तो m का जिक्र ही नहीं है, n का जिक्र है, तो पहले से तो आंसर नहीं आएगा। सेकंड क्या कह रहा है, m इज द ओनली डॉटर ऑफ g एंड f। m इज द ओनली डॉटर ऑफ g एंड f, ये दिया है हमें g एंड f। तो g एंड f तो मैरिड होंगे और ये इनकी ओनली संतान है। तो पूछा हाउ इज m रिलेटेड टू n, तो यहां n का जिक्र नहीं है तो सेकंड से भी आंसर नहीं आएगा, यानी फर्स्ट से भी आंसर नहीं आएगा, सेकंड से भी आंसर नहीं आएगा। अब चलिए दोनों को मर्ज करते हैं, और जैसे दोनों को मर्ज करने की बात आई तो अब आप क्या करोगे, इनकी जो डॉटर है वो कौन है, ओनली डॉटर m, g और f की। तो इतना क्लियर हो गया। फिर पूछा हाउ इज m रिलेटेड टू n, तो m का रिलेशन n से निकल गया, m जो है वो n की क्या हो गई, नीज हो गई। क्लियर है, बट अगर n का कहता तो n का रिलेशन नहीं निकलता क्योंकि n का जेंडर क्लियर नहीं। तो देखिए आपका क्या हुआ, बोथ दोनों को मिलाकर आपने आंसर किया, क्या आपका सिंगल से आंसर आया, नहीं आया, फर्स्ट से नहीं आया तो ये गलत, सेकंड से नहीं आया गलत। बट इफ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी दोनों को मिलाकर अगर हम आंसर कर सकते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एंड डियर प्लीज 3 में थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है आपको। टाइम रीसेट कर दिया है मैंने यहाँ पर, मैं स्क्रीन से बाहर हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो एंड आंसर करो। डियर जब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं ना तो हमें थोड़ा सा ना फोकस रखना पड़ता है कि गलती ना हो जाए। 16 सेकंड अभी भी है, यहाँ पर कह रहा है 5 फ्रेंड्स अंकित, अनीता, अर्पिता, अरुणिमा एंड अमिता आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड दिस सर्कल। तो अब देखिए कंडीशंस क्लियर है कि सबका फेस कहां पर है, आउटसाइड है। एंड होपफुली आप लोगों ने आंसर किया होगा, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर कह रहा है 5 फ्रेंड्स,
क्लियर है? कौन है? 5 फ्रेंड्स है। अब इसमें समझने की कोशिश करेंगे जिसमें अंकिता, अनीता, अर्पिता, अरुणिमा एंड अमिता आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। 5 फ्रेंड्स है और सबका फेस कहां पर है? आउटसाइड। तो हम एक काम करते हैं, पहला कैंडिडेट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। और जब आउटसाइड है तो लेफ्ट इधर होगा एंड राइट इधर होगा। इसका राइट इधर, इसका राइट इधर, राइट इधर, क्लॉकवाइज राइट चलेगा। अब यहां पर देखो आउटसाइड बैठे हुए हैं तो हम स्टेटमेंट 1 के लिए इधर लेते हैं एंड स्टेटमेंट 2 के लिए डायग्राम इधर लेते हैं। देखिए मैक्सिमम केसेस में क्या होता है ना, क्वेश्चन का आंसर बहुत रेयर केसेस में फर्स्ट या सेकंड स्टेटमेंट से निकलेगा, मतलब इंडिविजुअली। बहुत बार क्या होगा, आपको मर्जी करना पड़ेगा। जैसे अभी इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्पिता सिट इन बिटवीन अनीता एंड अरुणिमा। हम कहते हैं मान लीजिए अर्पिता यहां बैठी, अर्पिता सिट इन बिटवीन अनीता एंड अरुणिमा। तो हम कहते हैं अनीता एंड अरुणिमा। बट जरूरी थोड़ी ना कि अरुणिमा इधर ही हो सकता है अरुणिमा इधर हो और ये अमिता यहां हो। ठीक है, ये हमारा हो गया। सॉरी, मैंने अमिता लिख दिया, इट इज अनीता, इट इज अनीता। यानी हो सकता है बेटा अनीता यहां पर हो। अब आप एक चीज देखो, हमें इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर होने के बाद आप देखो, पहले स्टेटमेंट से तो नहीं पता पड़ रहा, पूछा क्या है, हु सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ अर्पिता। अर्पिता के ठीक राइट कौन है? अर्पिता के राइट अरुणिमा एंड अनीता, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो हम चलिए देखते हैं, अगर कोई भी हो सकता है तो हम सेकंड वाले स्टेटमेंट पे चलते हैं। ओनली 1% सिट बिटवीन अरुणिमा एंड अंकिता। अच्छा एक चीज देखिए, जब आप पहला स्टेटमेंट देखते हो तो आपको सेकंड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और जब आप सेकंड देख रहे हो तो आप पहला भूल जाओ। तो यहाँ ओनली 1% सिट बिटवीन अरुणिमा एंड अंकिता। हम कहते हैं अरुणिमा यहां है और अरुणिमा और अंकिता के बीच एक लोग है, तो अंकिता यहां भी हो सकती है। ध्यान से देखो, अंकिता यहां भी हो जाएगी। तो देखिए अरुणिमा और अंकिता के बीच में एक लोग है, और अगर अंकिता यहां हो जाए तो देखिए अरुणिमा एंड अंकिता के बीच में अभी भी एक लोग है। तो सेकंड से भी ये नहीं पता पड़ेगा क्या, जो क्वेश्चन पूछा हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ अर्पिता, अर्पिता के राइट कौन है, ये भी हमें नहीं पता पड़ रहा। अच्छा अब एक काम करते हैं, दोनों को मर्ज करते हैं। कहता है अरुणिमा एंड अंकिता के बीच एक लोग बैठे, अरुणिमा एंड अंकिता के बीच एक लोग बैठे। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, अरुणिमा एंड अंकिता के बीच एक लोग बैठे हैं, तो हम दो पोजीशंस लेके चलते हैं। दो पोजीशंस क्यों, मैं आपको बताता हूं। दो केस बनेंगे, अंकिता यहां भी थी, सॉरी अनीता यहां थी, या अरुणिमा यहां थी, या अरुणिमा यहां अनीता यहां। तो सेम ये देखिए, अर्पिता तो हमने यहां ले ली, और अर्पिता के केस में हमने अनीता को यहां लिया और अरुणिमा को यहां लिया। क्लियर है? तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, अरुणिमा और अंकिता के बीच एक लोग बैठे हैं। अरुणिमा अगर यहां है तो अंकिता यहां हो जाएगी, और अरुणिमा एंड अंकिता के बीच में एक लोग बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए अरुणिमा यहां है तो अंकिता यहां हो जाएगी, अरुणिमा एंड अंकिता के बीच में एक लोग बैठे हैं। तो इसके हिसाब से अर्पिता के राइट कौन है? अनीता। इसके हिसाब से अर्पिता के राइट कौन है? अरुणिमा। तो परफेक्ट आंसर नहीं मिल रहा। तो यानी अगर आप दोनों स्टेटमेंट को मर्ज भी करते हैं तो मर्ज करने के बाद भी आपको दोनों को मिलाकर आंसर नहीं मिलता। देखिए इफ both statement first and second together are not sufficient to answer the question, then the answer will be third. So what is the correct answer for you? तो माय डियर, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो थर्ड है वो हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर। बस इसी बात को ध्यान में रख के हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर भी करना है। ओके चलो, अभी हम एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका टाइम शुरू हो रहा है बेटा अभी। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखें सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहां से है?
हु अमंग द मुकुंद, करण, अजय एंड संजय इज द यंगेस्ट, यानी इन चारों में यंगेस्ट कौन है? हु इज द यंगेस्ट डियर, आपको बताना है यंगेस्ट कौन है इनमें। टाइम बचा है 10 सेकेंड का। क्या स्टेटमेंट 1 से आंसर आएगा, क्या स्टेटमेंट 2 से आंसर आएगा, या दोनों को मिलाकर आंसर आएगा? टाइम भी अप हो गया। चलिए देखते हैं, पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, मुकुंद इज एल्डर देन करण, यानी हमसे कह रहा है मुकुंद इज एल्डर देन करण। फिर कह रहा है संजय इज यंगर देन करण, तो हम लिख लेते संजय इज यंगर देन करण, यानी संजय करण से यंगर है। चलो ये पहले स्टेटमेंट की बात हो गई। और जब पहला स्टेटमेंट है तो आपसे पूछा क्या है, हु इज द यंगेस्ट, तो बेटा चार लोग थे, मुकुंद, करण, अजय एंड संजय। तो हम यंगेस्ट तो नहीं बता पाए यहां पर कौन होगा, राइट। तो चलो दूसरे स्टेटमेंट पे हम लोग चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अजय इज यंगर देन करण, यानी कह रहे हैं अजय इज यंगर देन करण। हमें चारों के बारे में पता होना चाहिए। अजय इज यंगर देन करण एंड एल्डर देन संजय। अजय इज यंगर देन करण एंड एल्डर देन संजय। अजय इज यंगर देन करण एंड एल्डर देन संजय। चौथा व्यक्ति अभी भी हमें नहीं पता, बट अगर इन दोनों को मर्ज कर दें तो देखिए करण के बाद अजय आएगा और संजय से पहले आएगा, तो दैट मींस अजय यहां हो जाएगा। तो आपका सबसे यंगर कौन हो जाएगा, संजय हो जाएगा ना, यानी दोनों को मिलाकर हमारा आंसर आ रहा है। तो देखिए इफ स्टेटमेंट 1 अलोन ना, इफ बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, करेक्ट आंसर हो गया बी सेकंड। यहां सेकंड से हमारा आंसर आ रहा है और डेफिनेट आंसर आ रहा है। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो आया डियर, ये आया कोडिंग एंड डिकोडिंग से। कोडिंग एंड डिकोडिंग से भी आपका डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बनता है, जो कि आपके सामने है। माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज फोकस कीजिए, प्लीज फोकस कीजिए एंड हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। लास्ट 30 सेकेंड्स। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द कोड फॉर बिग। आपको बताना है बिग का कोड क्या होगा, एंड मैं आपको बताऊंगा आप देखते ही आंसर कैसे कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखते ही कैसे करोगे, हम इस पे बात करेंगे। चलो इसको समझते हैं। बेटा आपसे पूछा बिग का कोड क्या होगा, बिग। तो देखिए पहला जो सेंटेंस था उसमें दिया है बटरफ्लाई इज ब्यूटीफुल, तो यहां पर दिया ESJEIK, तो पहले से तो आंसर आएगा ही नहीं, ये तो क्लियर है। पहले स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर बिग दिया ही नहीं है, तो कोड कैसे बताओगे उसका क्या होगा। चलो सेकंड में चलते हैं। सेकंड में दिया है बॉक्स इज बिग, हम लिख लेते हैं इसको बॉक्स इज बिग। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट था, जिसका कोड दिया था IKEJZE। फिर नेक्स्ट दिया है ब्लो द बिग, ब्लो द बिग बैलून, ब्लो द बिग बैलून। तो देखिए ब्लो द बिग बैलून आपको यहां पर दिया हुआ है,
तो अब इसके बारे में पूछा क्या है, आपको कोड क्या दिया है, आप इसका कोड भी देखो, ब्लो द बिग बैलून का है ZEAK, फिर XOIL, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा बिग का कोड क्या होगा, व्हाट विल बी द कोड फॉर बिग। तो जब आप देखते हो तो डियर यहां क्लियर देखो, यहां पर आपको बिग दिया है, बिग दिया है, क्या बॉक्स दिया है, नहीं, क्या इस दिया है, नहीं। तो देखिए बिग का कोड आपको क्लियरली दिख गया कि बिग का कोड सेकंड से आपका मिल रहा है, और क्लियरली मिल रहा है, और क्लियरली अगर मिल रहा है तो हमारा सेकंड से आंसर आ रहा है। इफ स्टेटमेंट सेकंड अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो देखिए कह रहा है इफ स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन इफ बोथ, डियर यहां पर एक एरर है, एरर ये है कि यहां पर सेकंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, क्योंकि देखिए पहले से तो आंसर आएगा नहीं, बट सेकंड से हमारा आंसर आ रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि दोनों को मिलाकर नहीं आएगा, ना इधर ना और हो नहीं सकता, आइदर और होगा नहीं, क्योंकि दूसरे से जब आंसर आपको मिल रहा है, क्योंकि आप देखिए यहां पर बिग दिया है, और देखिए यहां पर भी क्या दिया है, बिग दिया है, तो हमें तो आंसर मिल रहा है, डेफिनेट आंसर मिल रहा है, डेफिनेटली मिल रहा है आंसर, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा। चलो अभी ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्लीज ध्यान से करना, यू हैव 1 मिनट टाइम। मुझे बार बार स्क्रीन से हटना पड़ रहा है केवल इसलिए कि ताकि आप लोग आंसर कर पाओ। बेटा प्लीज 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 फोकस्ड होकर आंसर करो। देखिए हर एक क्वेश्चन ना अपने आप में अलग है, यूनिक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। देखिए टाइम अप हो गया, चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या था। कह रहा है 5 लेक्चर्स आर टू बी कंडक्ट बिटवीन मंडे टू फ्राइडे। एक चीज क्लियर है कि जो लेक्चर्स होने हैं वो कहां होने हैं, मंडे टू फ्राइडे। हम कहते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये मंडे टू फ्राइडे हमारे सारे लेक्चर होने हैं। हम क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट 1 का डेटा यहां रखेंगे और स्टेटमेंट 2 का डेटा यहां पर लिखते हैं, उसी के हिसाब से करेंगे। पहला है द इंग्लिश लिटरेचर लेक्चर इज कंडक्टेड ऑन थर्सडे, तो हम कहते हैं इंग्लिश का तो आपका थर्सडे हो गया। इमीडिएटली आफ्टर द मैथ लेक्चर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी जो इंग्लिश का लेक्चर था वो किस लेक्चर के बाद हो रहा है, मैथ के लेक्चर के बाद हो रहा है। अब आपसे पूछा क्या है, ऑन विच डे विल हिस्ट्री लेक्चर बी कंडक्टेड, यानी हिस्ट्री का लेक्चर कब कंडक्ट होगा। तो देखिए फर्स्ट से तो आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट से तो केवल यही पता पड़ा। अब आपसे पूछ रहा है कि हिस्ट्री का लेक्चर कब होगा, तो वो मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे कभी भी हो सकता है, वी आर नॉट कंफर्म। चलिए स्टेटमेंट सेकंड पे चलते हैं। स्टेटमेंट सेकंड में कह रहा है फिजिक्स लेक्चर इज नॉट शेड्यूल्ड फॉर द लास्ट डे, यानी फिजिक्स आपका कहीं भी आ सकता है इन 4 दिनों में, बस फिजिक्स यहां लास्ट में नहीं हो सकता, ये हमें बता दिया, लास्ट डे। एंड 3 लेक्चर्स आर कंडक्टेड आफ्टर द केमिस्ट्री लेक्चर, केमिस्ट्री के लेक्चर के बाद 3 लेक्चर कंडक्ट किए गए, तो केमिस्ट्री का लेक्चर कहां आ जाएगा, केमिस्ट्री का लेक्चर यहां आ जाएगा। और पूछा क्या है, हिस्ट्री का लेक्चर कब कंडक्ट कराया गया। और देखिए फिजिक्स का लेक्चर लास्ट में नहीं है, फिजिक्स का लेक्चर अगर लास्ट में नहीं है तो फिजिक्स यहां भी हो सकता है, फिजिक्स यहां भी हो सकता है, और फिजिक्स यहां भी हो सकता है, बट लास्ट में नहीं हो सकता। तो अगर इसके हिसाब से भी देखें तो हमें रिलेशन नहीं मिल रहा, हमें फर्स्ट से आंसर नहीं आया, क्योंकि 3 जगह बन सकता था, किसका, हिस्ट्री का, यहां, यहां और फ्राइडे। अच्छा अगर ये यहां है तो देखिए फिजिक्स यहां जाएगा तो हिस्ट्री कहीं भी आ सकता है बाकी 3 पे, और अगर ये फिजिक्स यहां जाएगा तो हिस्ट्री कहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर दोनों को मर्ज करूं तो हमें एक चीज क्लियर हो रही है
कि जो फिजिक्स है वो लास्ट नहीं होगा, तो फिजिक्स या तो यहाँ या यहाँ। बट आपको एक चीज बोला है कि केमिस्ट्री के लेक्चर के बाद 3 लेक्चर है, तो आप केमिस्ट्री को यहीं तो रखोगे और फिजिक्स कहाँ बचेगा फिर? यहाँ। जब आप इसको मर्ज करोगे तो बचा क्या? हिस्ट्री। हिस्ट्री आपका कब हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। फ्राइडे हो गया तो यानी दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर हम आंसर यहां पर कर पा रहे हैं। तो अब देखिए, देखिए यहां पर लिखा है इफ बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? सेकंड वन। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर एंड द राइट चॉइस। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा उठकर आया है डियर, वो आया है कोडिंग डिकोडिंग से। चलो मैंने टाइम रीसेट कर दिया, अब जल्दी से आप लोग आंसर करो। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। बेटा टाइम अप होने से पहले आप लोग आंसर करेंगे प्लीज। लास्ट 15 सेकेंड्स। बताइए स्टेटमेंट 1 से आएगा, 2 से आएगा, दोनों को मिलाकर आएगा, दोनों को मिलाकर नहीं आएगा, क्या होगा आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? टाइम अप। चलिए देखते हैं। आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द कोड फॉर स्काई। स्काई का कोड क्या होगा? हमसे स्काई का कोड पूछा है। देखिए फर्स्ट वाले सेंटेंस में अगर आप जाते तो आपको यहां स्काई नहीं दिया, बट यहां तो स्काई दिया है, तो यानी स्काई का कोड या तो गेट होगा या सेट होगा या जेट होगा, नहीं पता मुझे। चलो इन द सेम कोड लैंग्वेज पूछ रहा है जेट कैट पेट में से बताइए स्काई यहां लिखा है, लिखा है, तो देखिए स्काई का कोड सेकंड वाले में भी कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता, क्योंकि 3 वर्ड है और एक एक सेंटेंस दिया, एक एक बार कोड दिया, तो हम कैसे पता करेंगे? बट अगर दोनों को मर्ज कर दें तो देखिए दोनों में केवल स्काई कॉमन है, काइट भी नहीं है और फ्लाइंग भी नहीं है, इस ब्लू भी नहीं है, तो यहां पर देखिए कॉमन क्या हो गया? यहां पर कॉमन हो गया आपका क्या? जेट। तो हमें क्लियर है कि अगर आप दोनों को मर्ज कर दोगे तो दोनों को मर्ज करने के बाद आपका आंसर मिलेगा, तो यानी टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी जब दोनों को मिलाकर हम आंसर करते हैं तो हम आंसर करेंगे ये इफ स्टेटमेंट 1 and 2 together are sufficient to answer the question, then the answer will be this. Clear? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज का। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बेटा डेटा सफिशिएंसी को हम लोग बहुत बार जितना आसान मानते हैं उतना आसान होता नहीं है, हल्की सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गलत करा देती है। एंड आई नो डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा पोर्शन है जिसको करने में एज यूजुअल अदर किसी क्वेश्चन से ज्यादा समय लग सकता है, तो बी रेडी कि टाइम तो जाएगा अगर हम डेटा सफिशिएंसी ऑप्ट करते हैं। और अगर 3 स्टेटमेंट वाला आ गया तो पहले तो ये चेक करने में टाइम जाएगा कि तीनों स्टेटमेंट से आपको अलग अलग चेक करना पड़ेगा, फिर 1 2 को मर्ज करिए, फिर 2 3 को मर्ज करिए, फिर 1 3 को मर्ज करिए, फिर तीनों को मर्ज कीजिए, तब जाकर आप आंसर निकाल पाओगे। तो डेटा सफिशिएंसी यही कहता है कि बेटा जब क्वेश्चंस दिए हो तो उनको पहले ध्यान से देख लो और देखकर आप आंसर निकाल सकते हो, ये बात पक्की है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। चलिए समझते हैं। आप कह रहे हैं हाउ इज किशोर रिलेटेड टू सुजाता। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, किशोर सुजाता से कैसे रिलेटेड है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करेंगे। कह रहे हैं नाव्या इज द डॉटर ऑफ किशोर, तो हमने लिखा यहां पर नाव्या इज द डॉटर ऑफ किशोर। क्लियर है? नाव्या क्या है? किशोर की बेटी। कह रहा है विनीता इज द वाइफ ऑफ किशोर। विनीता इज द वाइफ ऑफ किशोर, तो विनीता इज द वाइफ,
वाइफ ऑफ किशोर, तो किशोर मेल हो गया, फादर हो गया नाव्या का। पूछा क्या है, किशोर सुजाता से कैसे रिलेटेड है, तो इससे हम कैसे निकालें, सुजाता का नाम ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है। चलो अब हम चलते हैं सेकंड वाले स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट है और इससे आंसर नहीं आया, सेकंड में चलते हैं हम लोग। सेकंड कह रहा है अमन इज द ब्रदर ऑफ नाव्या। तो अगर हम कहें कि अमन जो है, अच्छा जब हम सेकंड पढ़ रहे हैं तो हमें पहले से कोई मतलब नहीं है। अमन इज द ब्रदर ऑफ नाव्या, अमन इज द ब्रदर ऑफ नाव्या। फिर कह रहे हैं सुजाता इज द ओनली डॉटर ऑफ अमन, सुजाता इज द ओनली डॉटर ऑफ अमन, सुजाता इज द ओनली डॉटर। तो हम सुजाता को यहां करते हैं, सुजाता इज द ओनली डॉटर ऑफ अमन। बट पूछा क्या है, किशोर का सुजाता से क्या रिलेशन है, तो यहां से किशोर का रिलेशन नहीं दिया, किशोर के बारे में बात नहीं की गई। लेकिन अगर आप दोनों को मर्ज कर दोगे तो मर्ज करने के बाद क्या होगा, देखिए नाव्या जो है उसका भाई कौन है, अमन है, तो हम यहां पर अमन को बताते हैं अमन। तो किशोर इनके फादर थे तो अमन के भी फादर हो गए। और देखिए जब अमन के फादर हो गए तो अमन इज द फादर ऑफ सुजाता, अमन सुजाता का फादर है, तो सुजाता यहां पर है। तो देखिए एक चीज तो क्लियर हो गई कि किशोर इनके क्या कौन हो गए, दादा हो गए, और ये इनकी कौन हो गई, ग्रैंड डॉटर हो गई। तो हमें रिलेशन क्या निकल रहा है, मतलब नहीं है, हाउ इज किशोर रिलेटेड टू सुजाता, हमें उससे मतलब है, रिलेटेड है, हाँ जी है, दोनों को मिलाकर आंसर आया। अब देखिए यहां पर थर्ड कह रहा है इफ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नीडेड, यानी जब दोनों को मिलाकर हमें नीड होगी आंसर करने की तो हम आंसर करेंगे ये, ठीक है। तो प्लीज क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ध्यान से देखना है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपका टाइम शुरू कर रहा हूं अब। लास्ट 51 सेकेंड्स। समझो इस क्वेश्चन को, फिर से आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ, डी का रिलेशन एफ से क्या होगा। अब समझो इस बेटा, बेटा यहां पर क्या कहा है, बी हैज टू सिस्टर्स ई एंड एफ। तो देखो डी का रिलेशन एफ से बताना है तो इसको ऐसे ही पढ़ो, केवल बी हैज टू सिस्टर्स ई एंड एफ, क्या पहले से आंसर मिलेगा, डी का जिक्र ही नहीं है, ठीक है, डी का जिक्र नहीं है। अच्छा दूसरा देखो, ए इज द मदर ऑफ बी एंड हु इज द ब्रदर ऑफ डी, तो क्या इसमें देखिए डी और एफ का रिलेशन पता करना है, डी का एफ से, तो यहाँ डी दिया है बट एफ नहीं दिया, यहाँ एफ दिया है डी नहीं दिया, तो दोनों में से किसी से भी आंसर नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। दोनों को मर्ज कर लेते हैं, बी हैज टू सिस्टर्स ई एंड एफ, तो देखिए बी हैज टू सिस्टर्स ई एंड एफ, ये आ गया, बी हैज टू सिस्टर्स। अगला क्या कह रहा है, ए इज द मदर ऑफ बी, ए अगर मदर है भैया बी की तो इन तीनों की भी मदर हो गई। अब कह रहा है बी हु इज द ब्रदर ऑफ डी, बी हु इज द ब्रदर ऑफ डी हो गया। अब कह रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, डी का रिलेशन एफ से क्या होगा, तो क्या डी का रिलेशन बता पाओगे, नहीं, डी ब्रदर भी हो सकता है सिस्टर भी हो सकता है, कंफर्म रिलेशन नहीं मिल रहा, जब तक कंफर्म रिलेशन ना मिले तो हम लोग आंसर नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 से तो आंसर नहीं आएगा, ना तो 1 से आएगा ना 2 से आएगा, दोनों को मर्ज करके भी रिलेशन नहीं मिल पाएगा। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10।
अब ये क्वेश्चन अच्छा है, मुझे लगता है कि मुझे आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना चाहिए ताकि आप इस क्वेश्चन को समझो, थोड़ा सा ध्यान से देखो और गलती बिल्कुल भी ना करो। तो इसीलिए मैं 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम आप लोगों के लिए दे रहा हूं। बहुत ही शांति के साथ आप इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। माय डियर, एक माइनर मिस्टेक पूरा क्वेश्चन आपका गलत करा सकती है, तो प्लीज गलती बिल्कुल भी ना करें। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें, देन उसके बाद आंसर करें। देखिए क्वेश्चन बेहद सिंपल है। क्वेश्चन केवल ये पूछा है कि किसका वेट ज्यादा है, किसका वेट कम है। लास्ट 9 सेकेंड्स, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह रहे आउट ऑफ 5 फ्रेंड्स ABCDENF, कह रहे कौन हैवीएस्ट है, किसका वेट ज्यादा है। C इज हैवियर देन E। देखिए पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है C इज हैवियर देन E, हमें ये बता दिया। एंड लाइटर देन A, यानी जो C है वो E से ज्यादा हैवियर है और C से लाइटर है। चलो समझ लिया हमने। लाइटर देन A, ओनली 1 पर्सन इज हैवियर देन B, यानी B से केवल एक व्यक्ति ज्यादा हैवियर। ठीक है, तो B से केवल एक व्यक्ति ज्यादा हैवियर है, इतना समझना है, यानी बाकी सब B के नीचे है। अब भैया हो सकता है वो A हो और B यहां आ जाए। देखिए अब दो पॉसिबिलिटी इसमें बन जाती है। हो सकता है B से ऊपर जो हो वो आपका D हो, ठीक है, और A C एंड E इस तरह से हो। दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, A B से हैवियर हो जाए, ठीक है। अब C D, देखिए D कहीं भी आ जाए, C D और E यहां पर कहीं एडजस्ट हो, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या है कि हैवीएस्ट कौन है, इसके हिसाब से डी, इसके हिसाब से ए। पहले स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं आ रहा है। चलो अब दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। कह रहे 2 पीपल आर हैवियर देन ए, तो हम कहते हैं 1 2 3 4 5, तो दो लोग ए से ज्यादा हैवियर एंड ई इज द लाइटेस्ट, तो ई आपका लाइटेस्ट है, हमने यहां रख दिया। सी इज नॉट द हैवीएस्ट, यानी सी या तो यहां आएगा या यहां आएगा, हमने ऐसे रख लिया। सी हैवीएस्ट नहीं है। ओनली 1 पर्सन इज हैवियर देन बी, यानी बी से हैवियर केवल एक व्यक्ति है, तो बी से हैवियर केवल एक ही व्यक्ति है, तो बी से हैवियर केवल एक व्यक्ति यहां आ जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं ओनली 1 पर्सन इज हैवियर देन बी, यानी बाकी सब उससे लाइटर है, तो बी यहां आएगा, कंफर्म है। तो सी कहां आएगा, सी यहां आएगा, तो इसके हिसाब से डी यहां आ जाएगा। तो देखिए सेकंड से आंसर आपका आ रहा है। आपको दोनों मर्ज करने की जरूरत नहीं है जब सेकंड से आंसर आ गया। तो अगर आपका सेकंड से आंसर आ रहा है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इफ ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या बना। केवल आपका सेकंड से आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर क्या गया, लास्ट वन, फोर्थ वन। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज थोड़ा सा फोकस्ड होके देखना है, हमें समझदारी से देखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, टाइम एक काम करते हैं, रीसेट कर देते हैं दोबारा से 1 मिनट पे। प्लीज ध्यान से आंसर करिएगा।
माय डियर, पहले इस क्वेश्चन को देखो। आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका फैमिली बेस्ड क्वेश्चन है, एंड फैमिली बेस्ड क्वेश्चंस में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन अ फैमिली ऑफ 5 हु इज द फादर ऑफ आर, आर का फादर कौन है? देखिए सेकंड स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं आएगा, एस इज मैरिड टू आर, तो हम कैसे पता करें आर का फादर कौन है? ये तो हमें क्लियर हो रहा है, सेकंड से तो आंसर नहीं आएगा। बड़ा छोटा सा स्टेटमेंट है और देखते हैं, हमने आंसर भी कर दिया। बात आती है इन अ फैमिली ऑफ 5, 5 लोगों की फैमिली है, क्लियर है। एस हैज 2 चाइल्ड, यानी पहला कह रहा है एस हैज 2 चाइल्ड, तो एस के चाइल्ड जो है वो यहां पर है, वो मेल फीमेल कुछ भी हो, दोनों भाई बहन होंगे या भाई भाई होंगे, या एक भाई एक बहन होगा। एंड इज द डॉटर इन लॉ ऑफ टी, एस हैज 2 चाइल्ड एंड इज द डॉटर इन लॉ ऑफ टी, डॉटर इन लॉ यानी बहू है एस किसकी? टी की, तो यानी जो अब एस का हस्बैंड होगा उसके फादर टी है। एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ टी एंड हैज 2 चाइल्ड। तो आप देखिए, आपसे पूछा है हु इज द फादर ऑफ आर, आर का फादर कौन है? तो हमें क्या पता आर यहां है या यहां? आर यहां होगा तो फादर ये होंगे, आर अगर यहां होगा तो फादर ये होंगे। चलो, अब सेकंड कह रहा है एस इज मैरिड टू आर, यानी अगर एस की शादी आर से हुई है तो मुझे क्या पता आर का फादर कौन है? सेकंड स्टेटमेंट में तो पहले स्टेटमेंट से आंसर नहीं आया, सेकंड से भी नहीं आया। बट अगर दोनों को मर्ज कर दो, एस की शादी आर से हुई तो आर यहां आ जाएगा, तो आर का फादर कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा। यानी दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम मिला दे तो हमारा आंसर मिल रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। when we merge both the statement then we can get the conclusion, we can get the answer easily। तो हमें हर बार ये समझना बहुत जरूरी है कि हम क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फोकस्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हल्की सी मिस्टेक बेटा पूरा क्वेश्चन आपका गलत करा देगी। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन में टाइम देना, मैं आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय दूंगा, नो डाउट, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो मैं आपको 1 मिनट 30 सेकंड का आंसर दूंगा। आंसर द क्वेश्चन केयरफुली। बेटा ये 1.5 मिनट का समय मैंने सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना कोडिंग डिकोडिंग का, ये अलग लेवल पे है, थोड़ा सा लेवल अप है। चलिए, टाइम खत्म होने से पहले आप मुझे इसका आंसर कर सकते हैं। लास्ट 28 सेकेंड्स। कह रहा व्हाट विल बी द कोड फॉर सॉन्ग, सॉन्ग का कोड क्या होगा? क्या फर्स्ट से आंसर आएगा? क्या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मिलाकर आंसर आएगा? ये दोनों से इंडिविजुअली आंसर आएगा? तो ये हम चेक करेंगे, ये क्योंकि नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अप है इस क्वेश्चन का। अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है तो हमें यह समझना है कि आंसर हमें कैसे करना है। चलो, कह रहा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लिसन टू म्यूजिक। हम लिखते हैं पहला स्टेटमेंट, लिसनिंग टू म्यूजिक, जिसका कोड हमें दिया था CGKE। म्यूजिक इज पीस, म्यूजिक इज पीस का मतलब है ZEKEXE, ZEKEXE, ये हमें दिया हुआ। फिर यहां पर कह रहा है इन द सेम कोड लैंग्वेज डांस टू म्यूजिक, हमें दिया है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट था और हमारा अगला स्टेटमेंट क्या है?
सेकंड, डांस टू म्यूजिक, जिसका मतलब क्या है कि JENME, KEJEME। फिर आपसे कह रहे हैं अनम्यूट द सॉन्ग, तो ये जो दिया है डियर अनम्यूट द सॉन्ग, अनम्यूट द सॉन्ग, जिसका कोड हमें दिया है नी पी री, नी पी री। अब इसको समझो कि ये कह क्या रहा है, थोड़ा ध्यान देना। आपसे पूछा क्या है, आपसे कह रहे सॉन्ग का कोड भैया हमें बता दीजिए कि सॉन्ग का कोड होगा क्या आखिर। जब हमसे सॉन्ग का कोड पूछा गया तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले ये देखो क्या पहले वाले में सॉन्ग कहीं दिया हुआ था, नहीं दिया ना, तो पहले से तो आंसर आएगा नहीं, ये तो क्लियर हो गया, पहले तो क्रॉस हो गया। चलते हैं दूसरे वाले पे, क्या दूसरे वाले में सॉन्ग दिया है, सॉन्ग यहां पर दिया है, देखिए डांस टू म्यूजिक, अनम्यूट द सॉन्ग, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम सेकंड से भी आंसर तो नहीं निकाल पाएंगे, क्लियर, नहीं निकाल पाएंगे, कंफर्म आंसर नहीं निकाल पाएंगे, सॉन्ग का कोड क्या होगा। अच्छा हम इन सबको मर्ज कर देते हैं, यानी इन दो स्टेटमेंट को अगर मर्ज कर दें तो मुझे यहां से मिलता है म्यूजिक टू, तो देखिए म्यूजिक टू, बट मुझे इसका करना क्या है, क्या मेरा इसका कोई काम है मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप एक चीज देखो, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, म्यूजिक टू सॉन्ग अगर जाएंगे तो JEKE बस इतना ही पता पड़ पाएगा, बट फिर भी हम पूछ रहे हैं सॉन्ग का कोड क्या है, तो सॉन्ग का कोड हमारा नी पी री है, तो नी पी री कहीं भी कॉमन है ही नहीं, तो हम दोनों को मिला ले तो भी आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें से देखिए जो भी है वो ना यहाँ कॉमन था, ना यहाँ कॉमन है, ना यहाँ कॉमन है, तो आप कैसे बताओगे कि सॉन्ग का कोड क्या होगा। सब मर्ज कर लीजिए तो भी हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड को मर्ज करने के बाद, टुगेदर करने के बाद भी हम आंसर नहीं कर सकते, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। आपका ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टाइम शुरू करते हैं अभी, सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मिनट 20 सेकंड का टाइम, चलिए 15 सेकंड का टाइम देता हूं, 1 मिनट 15 सेकंड का। मैं पूरी तरह से यहां से हट जाऊंगा क्योंकि स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग प्लीज ध्यान से आंसर करो। बेटा पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए यहां पर कह रहे हैं 6 फ्रेंड्स, सबके नाम दिए हुए हैं, तो आप ABCDE भी ले लोगे, ABCDEF, तो भी आप आंसर कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यू हैव टू फोकस डियर। डियर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने इसका क्वेश्चन निकाला होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, कह रहे हैं यहां पर 6 फ्रेंड्स ABCDEF ले लेते हैं, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। मैं एक काम करता हूं, ABCDEF लूंगा और सबको फेसिंग द सेंटर कर देता हूं, ये बैठे हुए। कह रहा है हु सिट एग्जैक्टली इन बिटवीन चारू एंड धृति, यानी अब चारू एंड धृति के बीच में कौन बैठा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमने शॉर्ट में लिख लिया है यहाँ पर लेफ्ट में। पहले स्टेटमेंट में चलते हैं, पहला स्टेटमेंट हमसे कह रहा है बरखा सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ धृति, हम कहते हैं धृति यहाँ है
तो बरखा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ धृति, तो 1 2 बरखा यहां पर, सेकंड टू द लेफ्ट 1 2, क्योंकि सबका फेस इनसाइड है। एंड ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन चारू एंड बरखा, चारू एंड बरखा के बीच केवल एक लोग हैं। तो आप देखिए चारू एंड बरखा, तो चारू यहां पर हो जाएगी क्योंकि एक लोग यहां पर भी है, एक लोग यहां पर भी है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। तो पूछा यहां कौन बैठा है, नहीं बता पाएंगे हम, तो यानी पहले स्टेटमेंट से तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। हम चलते हैं, कह रहा है अग्रिमा सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बरखा, हमें नहीं पता कौन कहां बैठा है, तो हम 6 प्लेस लेते हैं। तो मान लीजिए बरखा यहां बैठी है, बरखा के ठीक राइट कौन बैठी है, अग्रिमा, अग्रिमा सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ बरखा, तो यहां पर ए हो गया। एंड देर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन एलिना एंड धृति, यानी एलिना एंड धृति के बीच में 2 लोग हैं। कितने लोग हैं, 2 लोग। तो यानी ये दोनों एक दूसरे से कितने प्लेस दूर है, 3rd प्लेस दूर है। और जब 3 प्लेस दूर है तो आमने सामने होंगी। तो देखिए धृति एंड ये क्या नाम था इसका, ई से क्या नाम था, एलिना, तो एलिना एंड धृति यहां हो सकते हैं। देखिए फिर से बना के दिखाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा और क्लियरिटी ले लेते हैं हम लोग। चलिए तो मान लीजिए आपसे कहा था बरखा के राइट हैंड अग्रिमा बैठी है, ठीक है। फिर आपसे क्या कहा था कि एलिना एंड धृति के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 पीपल। तो देखिए एलिना एंड धृति यहां हो सकते हैं, या फिर एलिना यहां हो सकती है, धृति यहां हो सकती है, हम कंफर्म नहीं है। बट दोनों के बीच में 2 लोग इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ से क्लियर है हमें। अच्छा अब देखिए ना तो पहले से आंसर आया, ना ही सेकंड से आंसर आ रहा है कि उन दोनों के बीच में कौन बैठेगा। क्या सेकंड से आंसर आया, क्या सेकंड से आंसर आया भैया, क्योंकि आप अगर देखिए धृति यहां है तो सी यहां हो जाएगा, धृति यहां है तो सी यहां हो जाएगा, है ना, ये होगा। बट एक चीज कंफर्म है यहां पर, बताओ क्या, हम कहते हैं कि अगर डी यहां है तो सी यहां होगा, ठीक है, डी यहां है तो सी यहां होगा। तो सी चाहे यहां हो चाहे सी यहां हो, डी और सी के बीच में बैठने वाला जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा, एफ ही तो होगा। अगर डी यहां है तो एफ यहां आ जाएगा इन दोनों के बीच में, और डी अगर यहां होगा तो सी एनी हाउ यहां होगा, तो एफ यहां पर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखिए Agrima sit to the immediate right of Barkha and there are 2 people sit between Elena and दृष्टि। तो बेटा एक मिनट, एक चीज ये हो रही है, कंफर्म नहीं हो रही है, सेकंड वाले में भी कंफर्म नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर ये यहां पर है तो आप देखिए सी और एफ कहीं भी हो सकते हैं, सी और एफ के लिए अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, सी और एफ के लिए कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं पर भी सी और एफ का गैप ही नहीं दिया है। तो पहले से तो आंसर नहीं आया था, सेकंड से भी आंसर नहीं आया, क्योंकि पहला था बरका सिट टू द इमीडिएट, ठीक है, देयर इज ओनली 1% बिटवीन चारू एंड बरका। यहां पर भी आंसर नहीं आ रहा है, यहां पर भी आंसर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है आंसर, ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों को मर्ज कर दें तो 1% बिटवीन चारू एंड बरका ये हो गया, डी यहां पर हो गया। दोनों को मर्ज करते हैं तो कह रहा है डी के जस्ट अपोजिट कौन है, एलिना है, तो एलिना कहां हो जाएगी, एलिना यहां हो जाएंगी, ठीक अपोजिट, 2 प्लेस दूर, 2 लोग इधर 2 लोग इधर। एलिना अगर यहां हो गए, अब बी के ठीक राइट कौन था, अग्रिमा, क्योंकि ये हमें दिया था अग्रिमा इज सिट इमीडिएट राइट ऑफ बरखा, तो अग्रिमा यहां हो गए, तो एफ यहां हो जाएगा। दोनों को मर्ज करके आंसर मिल रहा है, यस। तो ये देखें, टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, नहीं ये तो गलत है। तो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है सेकंड, इफ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बेटा सेकंड आंसर हो गया यहाँ पर। पता है ऑप्शंस भी बड़ा ध्यान से चूज करना पड़ता है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर गलत ऑप्शन चूज कर दिया ना तो पूरा क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, गलत होने वाला है, और हमें गलती कहीं पर भी नहीं करनी है। तो आज के लिए क्लास मैं आपको बोलना चाहूंगा डियर, आपका होमवर्क क्वेश्चन एक ये है, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, और अगली क्लास में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 14। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये है, जिसमें कह रहा है एक्स वाई जेड, ठीक है, और पूछा है वी आर फ्रेंड्स, ठीक है, एंड पूछा है विच लेटर स्टैंड फॉर वी,
यानी ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपको बताना है वी किसके लिए स्टैंड है, किसका कोड होगा, विच लेटर स्टैंड फॉर वी, वी के लिए कौन सा लेटर स्टैंड करेगा, ये आपको बताना है। तो ये भी आपके लिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास हम यही करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।